तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्लास नाइन्थ का ये साउंड चैप्टर का ये नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है। जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचरित होती है। कोई भी माध्यम होगा उसमें उसका एक फिक्स ध्वनि का एक फिक्स चाल होगा, ठीक है ना। किसी पटाखे या तड़ित की गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ देर बाद सुनाई देती है। तो आप लोग ये देखते हैं कि पहले अगर बिजली कड़कती है तो पहले क्या होता है कि प्रकाश हमारे पास आ जाता है, हम प्रकाश को पहले देख पाते हैं। उसके कुछ समय बाद हम लोग आवाज़ों को सुनते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रकाश है उसकी चाल ज़्यादा है और जो ध्वनि है उसकी चाल कम है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है। ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें यह संचरित होती है। तो ध्वनि की जो चाल है, जो माध्यम होता है उस माध्यम पर निर्भर करता है कि ध्वनि कितना तेज उसमें चलेगा। जैसे किसी लोहे की छड़ में ध्वनि की चाल बहुत तेज होती है, ठीक है। आगे समझते हैं। आप इस संबंध को अपनी उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि किसी माध्यम में ध्वनि की जो चाल है माध्यम के ताप पर निर्भर करती है कि माध्यम का ताप कितना है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं ठोस से गैसीय अवस्था की तरफ जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम होती जाती है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की तरफ जाते हैं तो चाल क्या होती है, ध्वनि की चाल क्या होती है, कम होने लगती है। यानी वायु में ध्वनि की चाल कम और इन लोहों में ठोस जो जितने ठोस हैं उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी, ठीक है। इतनी बात यहाँ पर समझ लीजिए। तो किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर प्रति सेकंड, देख रहे हैं। जो ध्वनि की चाल है किसमें, वायु में, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में जो ध्वनि की चाल है 331 मीटर प्रति सेकंड तथा 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर प्रति सेकंड है। सारणी 11.1 अभी हम दिखाएंगे आपको में विभिन्न माध्यमों में एक विशेष ताप पर ध्वनि की चाल को दर्शाया गया है। उसमें आपको विभिन्न माध्यमों में आप देखेंगे कि वहाँ पर कितनी कितनी उस माध्यम में ध्वनि की चाल है। इसे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि आप याद नहीं करें उसे, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपको उसे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर आपको ये ध्वनि की चाल दे रखा है। जो निकेल है उसकी चाल आपको 6040 मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, निकेल की। स्टील की उससे थोड़ी सी कम है, ठीक है। इसी तरीके से सभी माध्यमों में यहाँ पर आपको मतलब लोहे में देखने को मिल रहा है कि 5950, पीतल में 4700, ऐसे ही कांच में 3980 और जल में 1531, एथेनॉल में 1498 और मेथेनॉल में 1207, हाइड्रोजन में 1103 और हीलियम में, ठीक है, 1284। और ये वायु में आपका गलत हो गया क्या,
देख लीजिएगा आप, ठीक है, मैच करा लीजिएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा तो ऐसे करके सभी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो वायु में यहाँ पर आप देख सकते हैं 346, इसको ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। वायु और ऑक्सीजन 346 वायु में है, ऑक्सीजन में 316 यहाँ पर। और लोहे का याद कर लीजिएगा 5950, और बाकी का याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन माध्यमों में प्रकाश की चाल बस इतनी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है ज़रा समझिएगा। ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 316 मीटर तक चले जाएगी आवाज़, एक सेकंड में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि वायु, जल या लोहे में किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि वायु में, जल में या लोहे में किस में सबसे तेज ध्वनि चल सकती है। ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का भी परावर्तन होता है। जैसे प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया जाता है क्लास, अभी तो 10th में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ध्वनि का भी परावर्तन होता है। किसी ठोस या द्रव से टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौटी है जैसे कोई रबड़ की गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस आती है ना। जब आप किसी रबड़ की गेंद को दीवार से टकराते हैं तो फिर पुनः वापस आपके आ जाती है। ठीक उसी प्रकार ध्वनि भी क्या करती है, टकराती है और आपके पास वापस आती है। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव की सतह पर परावर्तित होती है तथा परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका अध्ययन आप अपनी पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। परावर्तन सतह पर खींचे गए अभिलंब, देखिए वो नियम माने लगे जो आपको बताया जाता है प्रकाश के बारे में कि आपतन को मतलब आपतित किरण, किसी चिकने पर तल पर जब कोई किरण डाली जाती है तो जो आपतित किरण होती है, चिकने तल से टकराने पर एक किरण और निकलती है जिसे परावर्तित किरण बोलते हैं। अभिलंब के साथ जितने डिग्री का कोण वो बनाते हैं आपतन कोण, उतना ही परावर्तन कोण भी बनाता है। तो ये बातें आपको बताई गई होंगी। तो यहाँ क्लास, ठीक है, 8th में लिखा होगा, यहाँ पर समझिएगा। परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ये मैंने आपको बता रखा, ठीक है ना। और ये तीनों दिशाएं एक ही तल में होती हैं। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है। कह रहे हैं अगर ध्वनि तरंगों के परावर्तन, अगर आप चाहते हो कि ध्वनि तरंगें परावर्तित हो जाएं, आप इस दिशा में बोल रहे हैं, आप चाहते हैं कि ध्वनि दूसरी दिशा में चली जाए, तो उसके परावर्तक के लिए आपको मतलब बड़े आकार का अवरोधक आपको लेना पड़ेगा। उसको ध्वनि को रोकने के लिए उसके सामने कुछ लगाना होगा। जैसे दीवार खड़ी कर दी जाती है तो एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज़ जल्दी नहीं जा पाती है। कांच की दीवार खड़ी कर देंगे तो एकदम ही नहीं जाएगी। अवरोधक की आवश्यकता होती है जो चाहे पॉलिश किए हुए हों या खुरदरे हों, किसी प्रकार का हो, किसी प्रकार का अवरोधक आप लगा सकते हो, चाहे खुरदरा लगा दो चाहे पॉलिशदार लगा दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिध्वनि को समझते हैं जिसे इको बोला जाता है। इको मतलब क्या है, किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाते हैं या ताली बजाते हैं तो आपको कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई पड़ती है ना। अगर आपका घर बहुत एकांत में है और एक बड़ा मंजिला आपके घर के सामने, मतलब थोड़ी सी दूरी पर, आपके घर के थोड़ी सी दूरी पर अगर आपको एक 2-3 तल्ला मकान या 4 तल्ला मकान मिल जाए, तो जब आप चिल्लाते हो तो आपकी आवाज़ें उस मकान से लड़कर पुनः आपके पास आती हैं। यही जो आवाज़ें आती हैं वो आवाज़ें प्रतिध्वनि कहलाती हैं।
तो निकट यदि आप जोर से चिल्लाएं या ताली बजाएं तो आपको कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारे मस्तिष्क में जो ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। मतलब कोई ध्वनि हम सुनेंगे तो 0.1 सेकंड तक वो हमारे दिमाग में रहेगा। अगर हमें स्पष्ट ध्वनि सुनना है तो हमें उनके बीच में थोड़ा सा अंतराल रखना होगा। ठीक है। यदि हम किसी दिए हुए ताप जैसे 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड 344 मीटर प्रति सेकंड मान लें तो ध्वनि को अवरोधक तक जाने तथा परावर्तन के पश्चात वापस श्रोता तक 0.1 सेकंड के पश्चात पहुंचना चाहिए। अतः श्रोता से परावर्तक सतह तक जाने तथा वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी कम से कम 344 मीटर प्रति सेकंड इंटू 0.1 सेकंड इक्वल टू 34.4 मिनट होनी चाहिए आवर। ठीक है, मिनट नहीं, मीटर होनी चाहिए। ठीक है, 34.4 मीटर होनी चाहिए। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अर्थात 17.2 मीटर अवश्य होनी चाहिए। अब ये क्या कहना चाहते हैं समझिएगा। कह रहे हैं कि श्रोता से परावर्तक सतह तक जाने तथा वापस आने, अगर कोई श्रोता जो सुनने वाला है उससे जो दूरी पर मकान है, श्रोता से वहाँ जाएगा मकान तक और मकान से फिर श्रोता तक आएगा ध्वनि। तो टोटल डिस्टेंस मान लीजिए अगर उनके बीच में, टोटल नहीं, मतलब यहाँ पर अगर समझ लीजिएगा कुल दूरी जो है उनकी, हाँ वही कुल दूरी समझ लीजिएगा 34.4 है टोटल जाने का आने का। तो उनके बीच जो दूरी होनी चाहिए, एक्चुअल जो दूरी होनी चाहिए वो 17.2 मीटर अवश्य होनी चाहिए, आधी दूरी। यह दूरी वायु के ताप के साथ बदल जाती है क्योंकि ताप के साथ ध्वनि के वेग में भी परिवर्तन हो जाता है। तो आप अभी पहले ही पढ़े हैं कि ताप के साथ क्या होता है, ध्वनि के चाल में परिवर्तन आता है। ठीक है, क्योंकि ताप के साथ ध्वनि के वेग में भी परिवर्तन हो जाता है। ध्वनि के बराबर परावर्तन के कारण हमें एक से अधिक ध्वनियाँ भी सुनाई दे सकती हैं। ठीक है, ध्वनि के बराबर बारंबार परावर्तन के कारण, ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा, ध्वनि के बारंबार परावर्तन के कारण हमें एक से अधिक ध्वनियाँ भी सुनाई देती हैं कि नहीं सुनाई, कई बार आवाज़ें आती हैं, सुनाई दे सकती हैं। बादलों के गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादलों तथा भूमि से बारंबार परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। जो बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि होती है वो परावर्तक पृष्ठों जैसे बादल तथा भूमि से बारंबार परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, कईयों बार। ठीक है, अब देखेंगे अनुरणन क्या होता है। अनुरणन समझिएगा, जब किसी बड़े हाल, मतलब कोई बड़ा सा हाल हो, उसमें हम लोग जो है ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो उनकी दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक आवाज़ें मतलब टकराती हैं और सुनाई देती हैं। एक बार चिल्लाते तो उसमें कईयों बार हमें सुनाई देता है। अगर किसी खाली हॉल में हम पहुंच गए और हम उसमें चिल्लाएंगे तो आवाज़ें कईयों बार लड़ करके हमारे कानों तक आती है, वही अनुरणन कहलाता है। ठीक है, तो किसी बड़े हाल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है, जब तक कि यह इतनी कम ना हो जाए कि यह सुनाई ही ना दे, या बारंबार परावर्तन जिसके
कारण ध्वनि निषेध होता है अनुरणन कहलाता है। किसी सभा भवन या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरणन अत्यंत अवांछनीय है। अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगे होते हैं। देख रहे हैं जो अनुरणन बार बार अगर होत रहा है, आप बोल रहे हैं, आवाज़ें कई बार टकरा के सुनाई दे रही हैं, तो वो अवांछनीय मतलब अच्छा नहीं लगता है, बार बार सुनाई देती है आवाज़ें। तो उसको कम करने के लिए छतों की मतलब जो छत होते हैं भवन के, उनकी दीवारों पर हम लोग बहुत सारे कार्य करते हैं, अवशोषक लगाते हैं, मतलब खुरदरे टाइप का चीज़ दीवारों पर लगाते हैं। या आप कमरे को किसी पूरे कपड़े से या बहुत सारी सामानों से भर दीजिए, तो वहाँ पर तब अनुरणन कम होता है। ठीक है, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगा सकते हो वहाँ पर। सीटों के पदार्थों का चुनाव इनके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर भी किया जाता है। अब जरा क्वेश्चन समझा जाए यहाँ पर। ये रहा, देखिएगा, एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है। कोई चट्टान खड़ी है, वहाँ पर वो ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। वहाँ से जाता है पहाड़ तक ध्वनि, पहाड़ से फिर उसके बाद उसके पास आती है, तो उसको 2 सेकंड का समय लग जाता है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड ली जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी, यही बताना है आपको। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल आपकी 346 मीटर प्रति सेकंड है, दूरी आपको पता करना है, तो डी लिख दीजिएगा, वही यहाँ पर लगेगा। देखिए दे रखा है, ये समय भी दे रखा है, ध्वनि द्वारा चली गई दूरी निकालना, तो यहाँ से चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय हो जाएगा, तो यही कर लेंगे। तो 692 मीटर जो आया है यहाँ पर, 2 सेकंड में ध्वनि में चट्टान तथा मनुष्य के बीच की ये दोगुनी दूरी आती है। तो आपको सिर्फ उन दोनों के बीच की दूरी चाहिए होती, तो उसे हाफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 342 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चंस को मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पर सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा, तो वहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ सिर्फ लेक्चर्स को मैं सोच रहा हूँ आपको कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग, ध्वनि का जो परावर्तन है उनसे क्या मतलब फ़ायदे हैं, कहाँ पर उसका उपयोग होता है। माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, तूर्य तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले, बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती है, जैसे कि आपको चित्र में मतलब दर्शाया गया, वहाँ चित्र भी दिखा रहे हैं आपको। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मेगाफोन है, हॉर्न है, ये आपके ध्वनि के यंत्र है, ध्वनि फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, ये यहाँ से देखते हैं हम लोग। इन यंत्रों में एक नली का आगे का खुला भाग शंक्वाकार होता है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देती है। आगे की तरफ क्या करता है, इसे भेजती है आवाज़। स्टेथोस्कोप के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, जो स्टेथोस्कोप चिकित्सा में यूज होता है। स्टेथोस्कोप जो है, स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक ये आवाज़ें पहुंचती हैं। तीसरा, कंसर्ट हॉल। कंसर्ट हॉल मतलब सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं।
जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हाल के सभी भागों में पहुंच जाए। जैसा कि 11 पॉइंट यहाँ पर आपको फिगर में ये रहा दिखाया गया है, ये देख सकते हैं। तो पहले इसे समझते हैं। दर्शाया गया, कभी कभी वक्राकार ध्वनि पट्टों को मंच के पीछे रख दिया जाता है जिससे कि ध्वनि पट्ट से परावर्तन के पश्चात समान रूप से पूरे हाल में फैल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे श्रव्यता का परिसर, यानी किसी भी मनुष्य की जो सुनने की क्षमता होती है वो कितनी होती है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। श्रव्यता का परिसर क्या है? हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकते। आवृत्तियाँ मतलब मैंने समझाया था कि 1 सेकंड में जितनी बार कोई वस्तु कंपन करती है वो उसकी आवृत्ति होती है। वही कह रहे हैं कि हम लोग सभी आवृत्तियों की ध्वनि को नहीं सुन सकते। ठीक है, जरा समझेंगे अब हम लोग। ठीक है, यहाँ से मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ये 50 बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मनुष्य की जो श्रव्यता का परिसर है वो कितना है। ठीक है, श्रव्यता के परिसर आपको मैंने बता दिया। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। मतलब यहाँ 20,000 हर्ट्ज था, यहाँ 25,000 हो गया, वहाँ तक की ध्वनि सुन सकते हैं। ज्यों-ज्यों व्यक्तियों की आयु बढ़ती जाती है उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुगराई होते हैं। मतलब जो उच्च आवृत्ति की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उनको नहीं सुन पाते। जैसे 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। मतलब 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अश्रव्य, 20,000 नहीं, सॉरी 20 हर्ट्ज, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 20 हर्ट्ज से कम जो है उसको अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यदि हम अश्रव्य ध्वनि को सुन पाते हैं तो हम किसी लोलक के कंपनों को उसी प्रकार सुन पाते हैं जैसे कि हम किसी मक्खी पंखों के कंपनों को सुन पाते हैं। जैसे मक्खियाँ जो भनभनाती हैं उनके पंख, तो उनको हम लोग कब सुन पाते हैं? जब हमारे कान के एकदम पास आती हैं। तो वैसे ही कह रहे हैं, सुन पाते हैं। राइनोसिरस जो गैंडा है वो 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। वो मतलब बहुत ही कम हर्ट्ज की ध्वनियाँ भी सुन सकता है। व्हेल तथा हाथी अश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। यह देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। तो ये आप देखते हैं कि भूकंप हम लोगों को पता ही नहीं चलता है, लेकिन जानवरों को इसका आभास पहले से ही हो जाता है। ठीक है, ये ध्वनियाँ उन्हें पहले ही सुनाई दे देती हैं। बहुत ही कम आवृत्ति की होती हैं ये। ठीक है, परेशान हो जाते हैं। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति के अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो संभवतः जंतुओं को सावधान कर देती हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों का पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। वो जो 20,000 जो किलो हर्ट्ज है की ध्वनि होगी उससे ऊपर की, उससे हम लोग पराश्रव्य ध्वनि बोलेंगे। ये भी पूछा गया है, पराश्रव्य ध्वनि अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? डॉल्फिन, चमगादड़ और पॉर्पॉइज। ध्यान दीजिएगा, पॉर्पॉइज जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये जो आपके डॉल्फिन है, चमगादड़ है और पॉर्पॉइज है,
ये पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रजाति के शलभों के श्रवण यंत्र अथवा सुग्राही होते हैं। ये शलभ चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि को सुन सकते हैं। उन्हें अपने आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है और इस प्रकार स्वयं को पकड़े जाने से बचा पाते हैं। चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर। तो कौन कौन पराध्वनि उत्पन्न करता है, बस उस पर आप ध्यान दीजिए कि डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइज, और यहाँ चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ यहाँ और बातें लिखी है, जरा समझते हैं। श्रवण सहायक युक्ति। जिन लोगों को कम सुनाई देता है, उन्हें इस यंत्र की आवश्यकता होती है। यह बैटरी से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। इसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन तथा एम्पलीफायर व स्पीकर होता है। जब ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती है तो वह ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परावर्तित कर देता है। माइक्रोफोन पर जब पड़ती है तो वह ध्वनि तरंगों क्या कर देता है, विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है, और एम्पलीफायर इन विद्युत संकेतों को प्रवर्धित कर देता है, बढ़ा देता है, और इस संकेत स्पीकर द्वारा ध्वनि की तरंगों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये ध्वनि तरंगें कान के डायफ्राम पर आपतित होती हैं तथा व्यक्ति को ध्वनि साफ सुनाई पड़ती है। ये कानों में लगाई जाने वाली मशीन जो होती है, ये निम्न आवृत्ति की ध्वनियों को उच्च आवृत्ति में बदलने का कार्य करती है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो अगली हेडिंग हमारी आएगी, वो है पराध्वनि के अनुप्रयोग। पराध्वनि से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, उनको हम लोग समझेंगे। तो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो रहा है, जिसको हम लोग अभी अलग सेशन में देख पाएंगे, अलग लेक्चर में इसे कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग हमारी वीडियोस को देखते रहिए, और जो भी समस्याएं होंगी आप कमेंट करते रहिएगा। ठीक है।